सॉरी, क्या हो गया? यार स्विच ऑन है कायनात। अच्छा हो गया। मुझे लिंक शेयर नहीं करना था क्योंकि प्रैक्टिस क्लास जो बच्चे आए हैं उनका बिलावजह वो पागल तो नहीं है, मगर अगेन जाहिर सी बात है तुम लोग लाडले बच्चे हो, 4-5 बच्चे जो हैं, तो उनकी वजह से ओबियसली मुझे मजबूरन लिंक शेयर करना पड़ा। तो खैर, हैविंग सेड दैट, सर क्विकली हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम लोगों का अब जो है, चूंकि जैसे जैसे कोर्स हम लोगों का आगे बढ़ रहा है, तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि तुम लोग जो है वो साथ साथ जो हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस भी करते रहो। जैसा कि अभी हम लोगों का आई सेट का टॉपिक चल रहा है, तो 4:30 बजे जो है, 4:30 से 7 हम लोग आई सेट करेंगे। उससे पहले हम लोगों का अभी जो है IE16 चूंकि हम लोगों ने सबसे पहले कवर किया था, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ पास पेपर्स कर लेते हैं। जैसे आज मोती भी मेरे पास आया था, ये अर्सला भी आई थी कि सर जो है वो पास पेपर्स हम लोगों से होते तो हैं मगर कुछ पास पेपर्स में मसले मसाइल होते हैं। तो जस्ट फॉर योर ईज मेरी कोशिश यही होगी कि हर टॉपिक के पास पेपर्स को मैं तुम लोगों को रन थ्रू करवाऊँ, ठीक है ना, जितना टाइम होता है। आई एम नॉट कमिटिंग, कोशिश यही करूंगा। सही है। हैविंग सेड दैट, सर एक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेते हैं एक्सचेंज अलाउंस का, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही है। एक्सचेंज अलाउंस का कॉन्सेप्ट मैंने तुम लोगों को नॉर्मली पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? नॉर्मल सेशंस में नहीं पढ़ाया था? ओके, नो इश्यूज, सॉरी। IE16 बिल्कुल बिल्कुल IE16 करवा रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस। सही है। अच्छा, डिस्क्लोजर्स हमें करने हैं। सही है। IE सेट जैसे ही खत्म होगा तो मैं दूसरी चीजों को रोक के सबसे पहले डिस्क्लोजर्स तुम लोगों को करवाऊंगा। बस तुम लोग चार्जिंग देखते रहना। ऑनलाइन वाले बच्चों स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं आ रही है बताओ? स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं आ रही? इसमें तुम क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि ये नहीं आ रही। सर, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज अलाउंस या फिर ट्रेड इन अलाउंस। सर होता क्या है ये? ऑनलाइन वाले बच्चों स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं आ रही? मैसेज करके बताओ। सॉरी, हाँ, यस यस यस, क्योंकि हमारे पास अभी क्वेश्चन के अंदर जो है वो ये चीजें आएंगी, तो इसलिए मैं तुम लोगों को, सॉरी, ट्रेड इन, हाँ, एक्सचेंज अलाउंस या फिर ट्रेड इन अलाउंस। सर लेट्स से एक एग्जांपल कर लेते हैं। मेरे पास एक एसेट था, एक PPE था जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपया। सही है। 1 लाख रुपए का एक एसेट था, उसके मैंने मजे लिए। मुझे ऐसा लगता है यूजफुल लाइफ है 5 साल, यूजफुल लाइफ है 5 years। ठीक है। 1 साल के जो मजे लिए वो हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ईयर 1 जो है वो हमने मजे लिए 20,000 के। तो आज इसकी बीवी कितनी है? 80,000। सही है। आज उसकी बुक वैल्यू है 80,000। अब लेट्स से इसको बाइक अज्यूम कर लो, ये बाइक है, ठीक है। ये बाइक की आज वैल्यू जो है वो कितनी है? 80,000। अब सर, चला बातें नहीं कर ले भाई, बातें नहीं कर भाई, इधर सुन ले। अब सर, मुझे चस्का चढ़ा के यार मैं जो है वो नई बाइक लेता हूँ, पुरानी बेच के नई बाइक लेता हूँ, इसको एक्सचेंज करवा लूंगा, कुछ ऊपर पैसे डाल दूंगा, जो कि होता है। सही है ना।
जब मैं मार्केट में गया, न्यू बाइक की जो प्राइस है वो है से 1,30,000, ठीक है। अब सर मुझे जो न्यू बाइक पड़ी है वो कितने में पड़ी है, 3 केसेस कर लेते हैं। केस 1, पेमेंट न्यू बाइक से हमने पे किए हैं 50,000। केस 2, पेमेंट न्यू बाइक हमने पे किए हैं से 70,000। इन केस 3, पेमेंट फॉर न्यू बाइक से मैंने पे किए हैं 35,000। मानते हो या नहीं मानते? सर मेरा एक ओल्ड एसेट था, ओल्ड पीपी था, जिसकी कॉस्ट थी 1,00,000। 1 साल उसके मजे लिए, उसकी 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, 80,000 रुपए की वो वैल्यू का पीपी है। अब मुझे दिल चाहता है कि यार मैं जो है इस पुराने वाले पीपी को बेच के मैं नया वाला पीपी ले लूं एक्सचेंज में, सही है। अब जब मैं एक्सचेंज करता हूँ, वालेकुम अस्सलाम, तो 3 केसेस हो सकते हैं। केस 1, मुझे नई बाइक की 50,000 देने पड़े। अच्छा, न्यू बाइक की जो प्राइस है वो 31 चल रही है, मुझे 50,000 देने पड़ते हैं। सर 50,000 क्यों दे रहे हो? अरे भाई जो पुराना एसेट है वो भी तो दे रहा हूं, तो इफेक्टिवली मैं उसको पुराना एसेट और 50 वो दोनों दे रहा हूं। केस 2 में मुझे वो पुरानी बाइक और 70,000 देने पड़ते हैं, और केस 3 में मुझे पुरानी बाइक और 35,000 देने पड़ते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर इस सिनेरियो में जिसमें आप एक्सचेंज कर रहे हो पुराने एसेट को नए एसेट से, और आप कुछ ऊपर भी कैश दे रहे हो, तो इस सिनेरियो में गेन या लॉस आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सिनेरियो समझे या नहीं समझे? अच्छा सर एक बात समझो, गेन और लॉस कैलकुलेट करने का आसान सा मंजन, गेन और लॉस कैलकुलेट करने का आसान सा मंजन। अच्छा इधर एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रेड इन अलाउंस। क्या कॉन्सेप्ट होता है? ट्रेड इन अलाउंस। ट्रेड इन अलाउंस होता क्या है कि सर पुराने एसेट की वजह से आपको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रेड इन अलाउंस। सर वो कैसे निकलेगा? ट्रेड इन अलाउंस कैसे कैलकुलेट होगा? सर नई चीज की वैल्यू कितनी और आपको कितना देना पड़ा है, उन दोनों का डिफरेंस। नहीं समझे? अरे भाई 1,00,000 की चीज है, मुझे 60,000 देने पड़ रहे हैं, तो मुझे ट्रेड इन अलाउंस कितना मिल रहा है? 40,000। तो ट्रेड इन अलाउंस का फॉर्मूला क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ पीपी न्यू पीपी माइनस कैश पेमेंट। ऐसा ही है? बोलो ना भाई। 1,00,000 की चीज है, मुझे 30,000 देने पड़ रहे हैं, तो मुझे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? वो 70 क्या कहलाएगा? एक्सचेंज अलाउंस या फिर ट्रेड इन अलाउंस। एक्सचेंज अलाउंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर आपको एक्सचेंज की वजह से कितने का फायदा दे रहा है वो। ट्रेड इन अलाउंस ट्रेड इन करने की वजह से, चेंज करने की वजह से, दीज आर सिनोनिमस। मानते हो या नहीं मानते? अब सर इसके अंदर 2 चीजें, सर गेन या लॉस कैसे निकालोगे? आप कुछ नहीं करना, आप गेन या लॉस। यार ये कौन, किसका माइक खुला हुआ है? माइक बंद कर दो बच्चा, डिस्टोर्शन की वजह से। चलो अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। तो सर जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि अगर तो तुम्हें कैश में कोई चीज परचेस कर रहे हो तो तुम कैसे निकालोगे? डीपी माइनस बीवी। तुम्हें मेल कितना आ रहा है और तुम्हारी चीज कितने की है। इफ डीपी इज ग्रेटर देन बीवी इट्स अ गेन, इफ इट्स अदर वे अराउंड और अ फ्लिप साइड इट वुड बी अ लॉस। तो यहां भी एक्सचेंज के केस में भी अगर तुम्हें गेन या लॉस निकालना है तो हाउ यू वुड बी कैलकुलेटिंग दैट? आसान सा मंजन, आपने कुछ नहीं करना, मेरे साथ रहो, मैं बल्कि यही कर देता हूं ताकि एक ही स्क्रीन पे आ जाए। कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस, केस 1, केस 2, केस 3। सर जब भी एक्सचेंज के केस में आपको गेन या लॉस निकालना है, व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपने देख लेना है आपको ट्रेड इन अलाउंस कितने का मिल रहा है। ट्रेड इन अलाउंस को शॉर्ट फॉर्म में टीआई है, माइनस पुराने एसेट की बीवी। मानते हो या नहीं मानते? केस 1 में, केस 1 में मुझे बताओ ट्रेड इन अलाउंस कितने का मिल रहा था? सर 1,30,000 की चीज है, आपको कितने देने पड़ रहे हैं? बोलो ना 50। तो फायदा कितने का दे रहा है आपको? डिस्काउंट कितने का दे रहा है? अरे फटो ना, 80,000 का। ये जो पुराना एसेट है जिसके अगेंस्ट ये ट्रेड इन अलाउंस दे रहा है उसकी वैल्यू कितनी है? 80।
तो कितना गेन या लॉस है? कुछ भी नहीं। मानते हो या नहीं मानते? केस 2, मुझे बताओ एसिड की, न्यू एसिड की प्राइस कितनी है? अरे फटो, तुम्हें कितने में दे रहा है वो? 70 में। तो कितने का तुम्हें डिस्काउंट दे रहा है? 60 का। उसके ये जो 60 का तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है, ये किस चीज के एवज मिल रहा है? जो पुराना एसिड है, पुराने एसिड की बीवी क्या है? 80 है, वही 60 है। तो बता लॉस क्या है? मानते हो या नहीं मानते? एक और केस, सर लेट से ये जो नया एसिड तुम्हें मिल रहा है उसकी वैल्यू कितनी है? 31। तुम्हें कितने देने पड़ रहे हैं? तो ट्रेड इन अलाउंस कितने का है? सॉरी 95। ये जो 95 का तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है, ये कितने रुपए वाली पुरानी जो चीज है उसके एवज 80। तो गेन कितने का हो रहा है? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो सर एक्सचेंज अलाउंस के केस में हमें पता चल गया कि जब भी गेन या लॉस निकालना हो तो हमें देख लेना है ट्रेड इन अलाउंस बुक वैल्यू से कम है या ज्यादा है। अगर ट्रेड इन अलाउंस बुक वैल्यू से कम है तो लॉस होगा, ज्यादा है तो गेन होगा। सर ट्रेड इन अलाउंस कैसे निकलेगा? आप देख लो नई चीज कितने की है और आपको कितने देने पड़ रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस। सर एक काम करें ना, इसकी अकाउंटिंग एंट्री भी बना देना। जी भाई बिल्कुल बना देते हैं। एंट्रीज केस 1, केस 2, केस 3। एंट्रीज देख लो भाई। अच्छा डायरेक्ट मेथड पे बनाऊं, इनडायरेक्ट मेथड पे बनाऊं? नहीं सर इनडायरेक्ट मेथड पे बना देते हैं भाई। पीपी न्यू कितने का पड़ रहा है? बोलो ना। 1,30,000। 1,30 का पड़ रहा है ना भाई? है तो 1,30 का ना। पुराना एसिड कितने का था? नहीं 1,00,000। अभी तुम लोगों ने मनहूसों बोला इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो। पीपी ओल्ड, जब पीपी को निकाल रहे हो तो इससे रिलेटेड जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसे भी गरक करो। क्या करोगे? 20,000 से। नेट बेसिस पे 80 आ रहा है। हम बस दिखा रहे हैं चूंकि इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। अच्छा कैश कितना देना पड़ रहा है? बताओ ना, पहले केस में कितना देना पड़ रहा है? बताओ। एंट्री डेली है केस 1 में, तो कोई गेन या लॉस है या नहीं? तो हमारे केस में हुआ भी नहीं था भाई, देख लो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वो बबलू मत खा इतना जंक। अच्छा सही। अच्छा नॉक ऑफ हो जाएगा इम्पैक्ट नमक ये अच्छा था। केस 2, पीपी कितने का आ रहा है नया? 1,30। पुराना कितने का जा रहा है? 1,00,000। इसके मजे कितने लिए थे पुराने के? 20,000। कैश कितना देना पड़ रहा है? 70। गेन है लॉस है? कितने का? मानते हो या नहीं मानते? कोई दिमागी कीड़े, कोई दिमागी फतूर? केस 3, केस 3 पीपी कितने का आ रहा है? 1,30। इसके एवज क्या दे रहे हो तुम? पुराना एसेट 1,00,000। पुराने एसेट के मजे कितने लिए हैं? 20। तुम चाहो तो डायरेक्ट 80 से भी कर सकते हो, मगर अगेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसमें नहीं खुलेगा। कैश कितना पे कर रहे हो? 35। तो गेन कितने का हो रहा है? मानते हो या नहीं मानते? कोई दिमागी कीड़े, कोई दिमागी फतूर, कोई पसूड़ी? मुझसे बात कर सकते हो प्लीज। अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। 1 मिनट रुको। हाँ भाई जहीम, उमर, आयशा, कोई सवाल? अच्छा तुम लोग ऑनलाइन वाले बच्चों एक काम करो, इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो, क्योंकि तुम्हारे पास जितनी बेहतर अंदाज में पिक्चर आएगी वो इनके पास नहीं आएगी। नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? लिख सकते हो? लिखो। जहीम बाबू इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल।
बढ़िया कॉपी, आगे बढ़े। तस्वीर डाल दी ग्रुप पे। जहीं बेटा नहीं आई है तस्वीर, बल्कि आ गई है, आ गई है। आगे बढ़े। जल्दी जल्दी जल्दी। हम्म, क्या? हाँ ये वाली चीज सही है, सही है, सही है। यार इसमें मैं थोड़ा सा तुम लोगों को बताऊं।
सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 6। जईम, उमर, आयशा, बेटा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो, शाबाश, जल्दी जल्दी करो, जूम इन करो, 1 मिनट। क्या हुआ यार? हुदैद कर ले भाई, सॉल्व कर ले हुदैद। अच्छा माशाल्लाह। यार अबू बकर नहीं है। इज इट फाइन नाउ हुदैद, व्हाट डू यू से? सही है, करो सॉल्व करो। कायनात सॉल्व कर ले भाई। शाबाश, सॉल्व करो जल्दी जल्दी। सॉरी, सब्र जमील। मैं करवा दूं? आजा भाई, आजा आजा आजा। या तो तू गेस्ट को संभाल ले या तू पढ़ाई कर ले यहाँ, फिर तू मेरा दिमाग खाता है बाद में। आजा ऑनलाइन, आजा, लिंक भेजा है ग्रुप पे। आ गया वो बकर, आ गया। जल्दी जल्दी करो, शाबाश। भाई सही है अबू बकर, सही है, आई लव यू टू।
ये कैसे हटेगा यार, ये कैसे हटेगा? अरे ये फिर से आ गई, कैसे हटेगा ये? कौन सा क्वेश्चन था? इसके अंदर जितना भी आज तक तुम लोगों ने पढ़ा है ना, उन सब का रिवीजन है। अगर चाहते हो तो जस्ट फॉर योर सेक हमने आईए 16 जितना पढ़ा है मैं पूरा रिवाइज करवा दूं एक दफा 5 मिनट में। क्विक रिकैप दे दूं? दे दूं? सही है। अच्छा सर, मैं आईए 16 का तुम लोगों को क्विक रिकैप दे देता हूँ, सही है ना? सर हम लोगों ने सबसे पहले आईए 16 में देखा कि सर पीपी होता क्या है, गौर से सुन लेना, सही है? आईए 16 का जो है हमने सबसे पहले देखा कि सर आईए 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर अप्लाई होता है। सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कौन सा एसेट होता है? सर ये वो एसेट होता है जिसमें ये 3 बातें हो। पूरा मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, गौर से सुनना आज तक जितना भी हमने पढ़ा है। सर हर वो एसेट जो आपको 1 साल से ज्यादा मजे दे, आपने उसको अपने बिजनेस पर्पजेस के लिए रखा हो, और वो बिजनेस के लिए या कंपनी के लिए मटीरियल हो। अगर किसी भी एसेट में ये 3 बातें होंगी तो आप उसको बोलोगे वो पीपीई है और वो आईए 16 में डील होगा। फॉर एग्जाम्पल ये रोस्टम है, ये रोस्टम मैंने खरीदा, क्या ये 1 साल से ज्यादा मजे देगा? यस। बिजनेस पर्पजेस के लिए खुद इस्तेमाल करूंगा। सर ये 50,000 का है, यस। मटीरियल टू द एंटिटी है, ये पीपी या ये 16 में डील होगा। सर कैलकुलेटर, कैलकुलेटर जो है सर क्या वो 1 साल से ज्यादा मजे देगा? यस। क्या वो बिजनेस पर्पजेस के लिए? यस, मैंने कैलकुलेटर जो है वो बिजनेस के इस्तेमाल के लिए रखा है। क्या वो मटेरियल टू द एंटिटी है? नहीं, 1,000 1,500 रुपए। नॉर्मली जो एंटिटीज मटेरियल अज्यूम करती हैं
वो एसेट जो 5,000 या उससे ज्यादा का हो तो उसको मटेरियल अज्यूम करते हैं। सर क्या ये 10,000 भी जी एंटिटी टू एंटिटी ये वेरी करता है, मगर 10,000 से ज्यादा कोई भी नहीं रखता, क्योंकि उसका नुकसान है। वो जितना मटीरियलिटी लेवल ज्यादा रखेगा उतना वो एक्सपेंस आउट कर रहा होगा। समझ रहे हो ना? तो पीएनएल बिला वजह जो है वो डिफ्लेट होगा। तो मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि सर पीपी में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आते हैं। तो सर वो प्रॉपर्टीज जो आपने रेंटल या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी हो वो क्या IAS 16 में आएंगी? नो, वो IAS 40 में आएंगी। इसका मतलब सर अगर कोई एसेट आपने रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा है तो वो IAS 40 में जाएगा। क्या ये मेरी स्टेटमेंट सही है? सर अगर कोई एसेट आपने रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पसेस के लिए रखा है तो IAS 16 में IAS 40 में जाएगा। क्या ये टर्म सही है? नहीं सर, सिर्फ प्रॉपर्टी, सिर्फ प्रॉपर्टी। प्लांट और इक्विपमेंट अगर आपने रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा है तो IAS 40 में नहीं जाएगा। वी नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस। आईकेप का एग्जामिनर उसके ऊपर हंसते खेलते जो है वो तुम्हारी लेगा। हर एक अटेम्प्ट के अंदर एक MCQ आता ही आता है इसके ऊपर। सही है ना? आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात की कि सर पीपी जो है दो चीजें, इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियली पीपी कब रिकॉग्नाइज होता है? इनिशियली पीपी किस वैल्यू पर मेजर होता है? तो हमने पढ़ा था पॉइंट ऑफ परचेज से लेके यूजेबल कंडीशन में लाने तक जितनी भी कॉस्ट या इनकम इनकर होगी उसे पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे, इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू। बट याद रखो तीन चीजों को आप पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाओगे: रिफंडेबल टैक्सेस, एबनॉर्मल चार्जेस, नॉन इंसिडेंटल चार्जेस। सर ये होते क्या है इसके ऊपर हम डिटेल में डेलिब्रेट कर चुके हैं, वनडो की और पता नहीं पेट्रोल की एग्जांपल हमने देखी। अच्छा सर आप किसी भी चीज को, ये बहुत अहम बात है, इधर से कनेक्टेड है, इधर से कनेक्टेड है, गौर से सुनना। सर आप पीपी को पीपी कब बोलोगे? जब वो यूजेबल कंडीशन एज इंटेंडेड बाई मैनेजमेंट में आ जाए। सर अगर उससे पहले ईयर एंड आ जाता है तो उसको क्या बोलोगे? उसको CWIP बोलोगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलोगे। सर आप पीपी पर डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करना स्टार्ट करोगे? जब वो यूजेबल कंडीशन में आ जाए। सर लेट्स से यूजेबल कंडीशन में आया 1 जनवरी, आप काम स्टार्ट करते हो 1 जुलाई को, तो डेप्रिसिएशन कितने महीनों का चार्ज करोगे? पूरे 12 महीनों का करोगे, क्योंकि यूजेबल कंडीशन में 1 जनवरी को आ चुका था। यहां कैच दिया हुआ है इसमें, तो देखना जरा। फिर हमने बात की कि सर अगर लेट्स से आप, बल्कि आगे बताऊंगा, तो मेरी बात समझ गए इनिशियल मेजरमेंट के हवाले से। फिर हमने पढ़ा कि सर सब्सिक्वेंटली पीपी को किस वैल्यू पर मेजर करोगे? तो सर कॉस्ट मॉडल भी होता है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी होता है। कॉस्ट मॉडल पे आपने जितने पर खरीदा है उतने पर रखोगे, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इफ एनी। अगर कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो वो आप माइनस कर दोगे, क्योंकि जमीन के ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता नहीं, इसलिए इफ एनी बोला। अच्छा सर डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करते हो? वेयर एंड टेयर के। सर डेप्रिसिएशन के कितने मेथड्स हैं? 5 मेथड्स। स्ट्रेट लाइन मेथड सही है, बल्कि मैंने लिखा हुआ भी होगा, मैं दिखा देता हूं तुम लोगों को। 1 मिनट रुक जाओ, रुको यार। अगेन ये जैसे मैंने आज IAS 16 की लगाई है, ऐसे मैं हर टॉपिक के ऊपर तुम लोगों की लगाऊंगा क्लासेस। सही है ना? तो खुदारा इसको लाजमी अटेंड करना है आप लोगों ने। 1 मिनट रुको, हाइड। IAS 16 कहीं नजर आ रहा है? ये रहा। अच्छा सर, फिर हमने बात की कि सर आप सब्सिक्वेंटली पीपी को किस वैल्यू पर मेजर करोगे? ये तो आपने इनिशियली बात कर ली, सब्सिक्वेंटली किस वैल्यू पर मेजर करोगे पीपी को? तो सर हमने पढ़ा था कि सर सब्सिक्वेंटली जो आप पीपी को मेजर करोगे वो 2 मॉडल्स पे कर सकते हो, कॉस्ट मॉडल या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल पे। अच्छा सर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के ऊपर पढ़ने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा। एक सवाल आता है तुम्हारे दिमाग में कि सर लेट्स से आपने बताया कि पीपी अगर आप डे 1 पे मेजर कर रहे हो तो यूजेबल कंडीशन में लाने तक जितना भी खर्चा होगा उसे पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे। अच्छा सर कोई खर्चा यूजेबल कंडीशन में लाने के बाद इनकर होता है तो उसका क्या करोगे? तो सर उस पर स्टैंडर्ड बोलता है कि बाय डिफॉल्ट एज अ रूल ऑफ थंब, if any expenditure is being incurred after PP becomes in a usable condition, it shall be expensed out. जो भी सब्सिक्वेंट खर्चा होगा यूजेबल कंडीशन में आने के बाद वो एक्सपेंस आउट होगा, अनलेस उसमें तीनों में से ये कोई एक बात पाई जाती है। या तो वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर पीपी की लाइफ बढ़ाए,
या फिर वो पीपीई की एफिशिएंसी बढ़ाए, या फिर वो पीपीई की कैपेसिटी बढ़ाए, प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसके ऊपर जो है मैंने तुम्हें एग्जांपल दी, लेट से मेरी कोरोला है, सही है, मेरा पता नहीं क्या हुआ कि यार इसको 4 सीटर की जगह जो है वो 8 सीटर बनाता हूँ, पीछे वो गधा गाड़ी वाली जो गाड़ी है वो लगाई, तो सर कैपेसिटी बढ़ गई, सीटिंग कैपेसिटी। तो क्या वो जो गधा गाड़ी वाली जो पीछे वो क्या बोलते हैं, गधा गाड़ी वाली वो जो पीछे गाड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, कार्ड, यार अंग्रेज उर्दू में बता भाई। तो सर जो भी है, गधा गाड़ी के पीछे वो जो गाड़ी लगती है, सही है ना, 2 पहियों वाली, तो सर वो क्या करोगे आप, पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बना दोगे, ऑल्दो आपने वो यूजेबल कंडीशन में आने की बात की है। या अगर लेट से मैं अपनी गाड़ी में कोई ऐसा इंजन लगाता हूँ जिसकी वजह से मेरी माइलेज अच्छी हो जाती है, तो क्या उसको मैं कैपिटलाइज करूंगा? यस, उसकी वजह से मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है। या फिर सर गाड़ी की जो है लेट से तुम्हें पता है हर 3-4 साल बाद ओवरहोलिंग करवाओ तो उसकी लाइफ जो है वो मेंटेन रहती है। जैसे आपको पता है जो 2 व्हीलर गाड़ियां होती हैं, आप सुनते होगे कि यार 1 लाख या 2 लाख बाद जो है ना उसका इंजन सीज हो जाता है। अगर आप ओवरहोलिंग करवाओ तो इसकी इंजन की लाइफ बढ़ जाती है। तो वो जो अगर आपने खर्चा करवाया है तो सर वो कैपिटलाइज होगा, क्यों? क्योंकि वो पीपीई की लाइफ बढ़ाता है। उसके अलावा जो भी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होगा दैट वुड बी एक्सपेंस आउट। मानते हो या नहीं मानते? अच्छा सर, फिर हमने पढ़ा कि सर पीपी जो है सब्सिक्वेंटली 2 तरीकों से मेजर हो सकता है। अच्छा, आई एम श्योर आप लोगों को कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हवाले से फर्क पता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो आपकी जो है जो आप एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज करते हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो आप एक्सपेंस आउट करते हो, सही है ना। एसेट को दूसरी जबान में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं और एक्सपेंस को दूसरी जबान में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को तीसरी जबान में पीरियोडिक कॉस्ट भी बोलते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रोडक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, फिर हमने बात की कि सर एसेट में जो वेयर एंड टीयर आएगा उसको आप कैसे बुक करोगे। तो हमने पढ़ा कि सर वेयर एंड टीयर मतलब डेप्रिसिएशन बुक करने के 4-5 तरीके। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड। सर फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। इसका एक और फॉर्मूला भी है, इसका एक और फॉर्मूला भी है, इसका एक और फॉर्मूला भी है। अगर रेट दिया हुआ है तो कॉस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू इनटू डेप्रिसिएशन रेट। इसका एक और फार्मूला भी है सर, रिमेनिंग बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। ये भी एक फार्मूला है। हाँ, बुक वैल्यू ना, बुक वैल्यू होती है रिमेनिंग, सही है, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ये भी एक फार्मूला है, इसका आंसर वुड रिमेन द सेम। अच्छा सर, दूसरा मेथड है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या बुक वैल्यू मेथड, या फिर जो है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बहुत सारे नाम है इसके। सर इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू डेप्रिसिएशन रेट। सर इसमें आपका जो एसेट है उसका डेप्रिसिएशन हर साल पिछले साल से कम होता है। इसके ऊपर इसको कैलकुलेट करने के मैंने तुम्हें शायद शॉर्टकट तरीके भी बताए हुए कि पहले साल का डेप्रिसिएशन तमीज से निकाल लेना, फिर हर दूसरे साल का डेप्रिसिएशन पिछले से 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट होगा। इसमें मैंने तुम्हें डायरेक्टली बीवी निकालने का भी शॉर्टकट बताया था कि 5वें साल के एंड पे अगर बीवी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। बीवी इज इक्वल टू वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई की पावर है। यहाँ क्या हो जाएगा? एस इज इक्वल टू पी 1 माइनस आई की पावर, where S is book value, P is cost, I is depreciation rate and N is useful life। अगर किसी ठंडू के सर के ऊपर से जा रहा है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमने डिटेल में पढ़ा। इट्स जस्ट अ क्विक रिकैप, सही है ना। अच्छा सर, फिर हमने बात की कि सर अगर बाजूकात आपको डेप्रिसिएशन रेट ना दिया हुआ हो, WDV की बात कर रहा हूं, तो डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। इस पर शायद हमने एक इलस्ट्रेशन भी की, आई कांट रिकॉल अगर की या नहीं की। डेप्रिसिएशन रेट पे बुक में है, ये फार्मूला है, देख लेना उधर। बड़ी आसान सी इलस्ट्रेशन है कि आप कैसे फार्मूला जो है वो कैलकुलेट करोगे। कुछ नहीं करना, 1 माइनस जो भी यूजफुल लाइफ है वो रख दो, इसका अंडर रूट लेके RV डिवाइडेड बाई कॉस्ट कर दो। अच्छा, नेक्स्ट फार्मूला सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, सही है। अच्छा, नॉर्मली जो पेपर में आता है वो शुरू के 2 ही आते हैं, बाकी नहीं आते। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड का फार्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर्स डिजिट। सम ऑफ ईयर्स डिजिट का मतलब क्या है सर? अगर लाइफ है 5 साल तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15, और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप जो है हर साल के हिसाब से उसके डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे। मतलब पहले साल 5 से, दूसरे साल 4 से, तीसरे साल 3 से, दूसरे साल 2 से, पहले आखिरी साल 1 से। फिर एक और फॉर्मूला है यूनिटरी मेथड या आर्ली मेथड। सर ये कहाँ कौन से एसेट्स के लिए यूज होता है? जिनका यूजफुल लाइफ यूनिट्स में या आर्स में दिए गए, उनके लिए फॉर्मूला यूज होता है।
अच्छा सर, इधर एक मजे की चीज, बहुत सोने की चीज सर, लेट्स से आपका एसेट आपने लिया 1 जनवरी 2013 को, काम स्टार्ट कर दिया, बीच में 2 महीने के लिए ड्यू टू एनी रीजन जो है एसेट आइडल पड़ा रहता है, एसेट उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे या नहीं करोगे? यू शैल कीप कैपिटलाइजिंग द डेप्रिसिएशन और यू शैल कीप चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। अगर आइडल टाइम है तो उसको इग्नोर करेंगे। ये इस सवाल में भी तुम लोगों को टेस्ट किया गया, सही है। अच्छा सर, डेप्रिसिएशन जो है, सर मसला पता है क्या, डेप्रिसिएशन सही हम चार्ज कर लेंगे, मसला आखिरी और पहले साल में आता है। जब खरीदा हो तो क्या पूरे साल का आप चार्ज करोगे, और जब बेचा हो तो पूरे साल का चार्ज करोगे? तो इसके ऊपर हमने पढ़ा कि देयर आर 2 पॉलिसीज, फुल ईयर पॉलिसी एंड प्रोपोर्शनेट पॉलिसी। पेपर में लिखा हुआ होगा कौन सी यूज करनी है, जैसा कि इस सवाल में लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ हो तो क्या करेंगे? अगर मंथ या डेज दिए हुए हैं तो प्रोपोर्शनेट, अगर सिर्फ साल दिए हुए हैं तो यू हैव गॉट नथिंग बट टू यूज फुल ईयर पॉलिसी। फुल ईयर पॉलिसी में क्या करते हो, जिस साल में खरीदते हो उस साल में पूरा चार्ज करते हो, मगर जिस साल में बेचते हो उस साल में चार्ज नहीं करते। प्रोपोर्शनेट पॉलिसी, जिस महीने में खरीदते हो उस महीने से चार्ज करते हो, मगर जिस महीने में बेचते हो उस महीने में चार्ज नहीं करते। ये पढ़ा या नहीं पढ़ा? फिर हमने सर बात की, फिर हमने क्वेश्चंस किए इसके ऊपर, डिटेल में इलस्ट्रेशन की, फिर हमने पढ़ा रीवैल्यूएशन मॉडल। रीवैल्यूएशन मॉडल में आप क्या करते हो, आप अपने एसेट को फेयर वैल्यू पर रखते हो विद अ चेंज टू बी चार्ज्ड इन ना with an upper change to be charged in OCI and a lower change to be charged in P&L। जो अपर चेंज है, जो पॉजिटिव चेंज है, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में चार्ज होगा OCI, अनलाइक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी पढ़ लिया मनूसों। यही वजह है कि जो पीपी का फेयर वैल्यू मॉडल है उसको फेयर वैल्यू नहीं बोलते, उसको रिवैल्यूएशन बोलते। अच्छा, जो रिवैल्यूएशन मॉडल होता है पीपी वाला, इसमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले फेयर वैल्यू में नहीं होता, याद है ना? अच्छा सर, ओसीआई और पीएनएल में क्या फर्क है वो मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया। अच्छा सर, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जब रिवैल्यूएशन हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने तुम्हें बताई थी। देखो 3 चीजें जो तुमने अपनी ग्रिप में रखनी है, 2 चीजें, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट और कैरिंग अमाउंट। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट क्या होती है, अगर कुछ ना होता, सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज होता बेस्ड ऑन ओरिजिनल एस्टीमेट, तो उसकी आज वैल्यू क्या होती? एक एसेट है 100 रुपए का खरीदा, हर साल 20-20 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, 80, 60, 40, 20 सिफर, ये इसकी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। एक एसेट है 100 रुपए का खरीदा, एक साल मजे लिए, 80 रुपए का हो गया, वैल्यू हो गई 150, तो ये 150 इट्स एन एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। सर, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट और एक्चुअल कैरिंग अमाउंट में कब कब फर्क आता है? जब या तो फेयर वैल्यू का चेंज हो या फिर एस्टीमेट का चेंज। ये हमने पढ़ा है सर। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट और एक्चुअल कैरिंग अमाउंट, अरे भाई जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कुछ और मांग लेता, मैं अभी यही सोच रहा था। थैंक यू सो मच। अच्छा बात तो सुने, वो जो खुबानी की बादामें थी वो फेंक दी? बादामें रखी नहीं है? नहीं नहीं, वो जो बादामें, वो छोटी छोटी जो बीज होते हैं रखे हुए ना, हाँ ये खाएंगे अपने, सही ना? हाँ सही। हाँ खा ले, कोई मसला थोड़ी। अंजरा तुझे चाहिए? मुंह नहीं लगाया है मैंने, मुंह दांत से तोड़ लेना। खाने तो बता। हाँ मायो रोल खाएगा? हाँ छोड़ो, आ जाओ आ जाओ, बात करते हैं। अंजला टू बी कंटिन्यूड। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, कहाँ थे हम लोग? कायनात सही बैठ जाओ मेरी बच्ची। क्या हो जाता है तुम्हें? हाँ कहाँ गायब हो जाती है? खैर आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे मोती? आराम को रसा मत, बता कहाँ थे, कहाँ थे बोल। हाँ ऐसी है। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट और एक्चुअल कैरिंग अमाउंट में कब, यानी कब डिफरेंस नहीं होगा? जब फेयर वैल्यू का चेंज ना हो और एस्टीमेट का भी चेंज ना हो। अच्छा सर, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट हम लोगों ने देख लिया बिल्कुल। अब सर, ये रिवैल्यूएशन मॉडल को समझाने के लिए ये मैंने एक बेस केस स्टडी बनाई थी तुम लोगों के लिए।
अगर ये तुम लोग ग्रिप में कर लेते हो तो पूरा रिवैल्यूएशन मॉडल तुम्हें समझ में आ जाएगा। सर हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, इससे आपने, आपका एक एसेट था 100 रुपए का, आपने जो है वो 20 रुपए के एक साल में मजे लिए, तो आज इसकी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कितनी है? 80। सर याद रखो, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से जितना ऊपर जाओगे रिवैल्यूएशन सरप्लस, जितना नीचे जाओगे लॉस। तो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट शुड बी द बेंचमार्क। से हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है 80, तुम्हारी वैल्यू हो जाती है 150, तो 70 से क्या करोगे? पीपी डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई क्रेडिट। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट को कौन सी, ना 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 देख, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट और हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट दोनों बुक वैल्यू है। बस फर्क इतना है कि एक्चुअल कैरिंग अमाउंट जो है, अगर तो कोई फेयर वैल्यू या एस्टिमेट का चेंज हो, उसके बाद आज उसकी क्या वैल्यू आ रही है, वो एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज होता, कोई एस्टिमेट या फेयर वैल्यू का चेंज नहीं होता, तो उसकी वैल्यू आज क्या होती। समझ आई बात? आओ आगे बढ़ते हैं। सर हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से नीचे जाओगे तो क्या बुक करोगे? लॉस। नीचे ऊपर जाओगे तो क्या बुक करोगे? पहले लॉस को रिवर्स करेंगे और फिर सरप्लस बुक करेंगे। हंजला मेरी जान समझ आ रहा है? अगर आप ऊपर हो, से हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर हो और आपको नीचे जाना है, तो आप पहले क्या करोगे? सरप्लस को रिवर्स करोगे और फिर लॉस बुक करोगे। मानते हो या नहीं मानते? अच्छा, अब इधर एक सवाल है जो कि इस सवाल में भी दिया हुआ है कि सर रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है उसका क्या करेंगे हम, क्या वो जिंदगी भर पड़ा रहेगा? नहीं सर, रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होगा हर साल। दो सिनेरियोज में, या तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से, सर वो कैसे निकलेगा? उसके दो फॉर्मूले मैंने बताए थे, सरप्लस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ से भी आ सकता है, या फिर डेप्रिसिएशन अगर कुछ ना होता तो क्या होता और आज कितना चार्ज हो रहा है। सही है? या फिर जो रीवैल्यूड एसेट था वो बिक जाए, तो जब एसेट ही नहीं रहा तो उससे रिलेटेड सरप्लस भी नहीं रहेगा। अच्छा सर, फिर हम लोगों ने जो है वो चेंज इन एस्टीमेट के साथ भी जो है बातें की थी कि सर अगर चेंज इन एस्टीमेट होगा तो हमें पता था कि चेंज इन एस्टीमेट के साथ आपने कुछ नहीं करना, फार्मूला नंबर 2 यूज करना है, फार्मूला नंबर 1 यूज नहीं होगा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का। सही है? तो सर ये हम लोगों ने सारा देखा था। सही है? पढ़ते हुए तो हमें बड़ा आसान लगा होगा, बट आई एम श्योर जिन्होंने रिवाइज नहीं किया उनकी फटी होगी थोड़ी, चाहिए भी। द गुड पार्ट इज कि अभी से टेंशन हो गई तुम्हें, ये अच्छी बात है। एंड टाइम पे होती तो शायद मैं हाथ में नहीं आता, कोई भी नहीं आता। तो नहीं, कर लो कर लो, इट्स हाई टाइम, इट्स रियली हाई टाइम। तुम यकीन करो, मैं अपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना अपनी मीटिंग्स वगैरह में कैंसिल करके आया हूँ। सही है ना? तो इट्स हाई टाइम, मैं भी टाइम निकाल रहा हूँ, एफर्ट्स डाल रहा हूँ, मगर इट्स अल्टीमेटली यू जिन्होंने जो है वो ये करना है। सही है? आई विश मैं तुम लोगों की जगह जाके पेपर दे सकता। सही है ना? तो हैविंग सेड दैट, एनी क्वेश्चन प्लीज? अंजला कोई सवाल? क्या सोच रहा है? क्या? शाबाश, सॉल्व करो, शाबाश, सॉल्व करो, शाबाश। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई सवाल? सॉल्व करो ना, आप तो करो, ट्राई ट्राई करो, 10 मिनट लो, फिर मैं करवाता हूँ, फिर ब्रेक करते हैं। कर लो भाई, क्योंकि 4:30 से फिर नई मैराथन शुरू होगी। कोशिश तो करो, एंट्रीज पास करनी है। अरे ये तो आसान है, अच्छा काम है।
हाँ, अरे बेटा 2015 पे इम्पेयरमेंट हो रही है ना, तो 2015 तक तो कर कम से कम, इम्पेयरमेंट छोड़ दे। फौरन नन्ना कह के बन जाते हो, हाँ? जल्दी करो सॉल्व। कितना हुआ? जल्दी जल्दी, ये बहुत नस्ली सवाल है भाई, बहुत अच्छा सवाल है, तुम्हारा पूरा रिवाइज हो जाएगा। रिवोल्यूशन मॉडल। ग्रेड भी तो दिया हुआ है 52। मैं करवा दूं ऑनलाइन वाले बच्चों?
सर आओ मैं सॉल्व करवा देता हूँ। सर ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट मी रीड दिस क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, देख लो क्योंकि टाइम कम है। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। गिव ऑल नेसेसरी कैलकुलेशंस। ये जब FR2 हुआ करता था, ये 16 जब FR2 में, तब का ये सवाल। सही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको तुम लोगों के लिए ना कॉपी कर लेता हूँ इस सवाल को। सॉरी, सर आ जाओ, ये देख लो ये सवाल। क्या एक्सेल पे करवाऊँ या क्या बोलते हो, वन नोट पे करवाऊँ? बे यार, एक तो तुम लोग मेहनत मेरे से करवाते हो। ये क्या हुआ, कहाँ चला गया? एक मिनट। हाँ, अब देखो हमने जितना भी पढ़ा है ना, इट्स अ क्विक रिवीजन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब इधर मुतवज्जे रहो, हाथ में कैलकुलेटर ले लो और मेरी हेल्प करो। साइंटिफिक फार्मा लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन जनवरी 2015। ऑनलाइन वाले बच्चों स्क्रीन नजर आ रही है तुम लोगों को? जरा बताओ मुझे, ऑनलाइन वाले बच्चों मैसेज करके बताओ। सर चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इस सवाल को ये बहुत अच्छे से देखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें जितना भी हमने पढ़ा है ना आज तक, डिस्क्लोजर के अलावा, उस सब का रिविजन है। साइंटिफिक फार्मा नहीं सर, आप भंड मार रहे हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पर है, प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 2015, 30 जून 2015। इसका मतलब है हमारा साल कब से कब तक है? 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। सही है ना, जो भी साल हो बीच में। अच्छा, साइंटिफिक फार्मा इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन जनवरी 2015। जनवरी 2015 में। अच्छा सर, हमें ये पता है कि हमें 2015 की एंट्रीज बनानी है, अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है। In January 2015, one of its plants suffered a major breakdown. It was repaired at a cost of 1.5 million, but the production capacity was reduced significantly. सर हमने रिपेयर तो करवा लिया, मगर प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो उसकी बच गई थी। The plant was ready for production on 30 जून 2015। सही है, इसका मतलब है 1 जनवरी से 30 जून तक वो चल नहीं रहा था। मगर हमें पता है अगर ना भी चले, आइडल भी हो, तो भी we shall keep charging the depreciation in case of straight line और WD। याद रखो, ये जो हमने पढ़ा था ना कि आइडल टाइम के अंदर जो है वो डेप्रिसिएशन shall be kept charged, we shall be keeping, we shall be charging the depreciation इवन इन आइडल टाइम। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन और WD के मेथड में होगा, यूनिटरी और RD में नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सर आपने यूनिट्स कंज्यूम ही नहीं किए होंगे, आवर्स यूटिलाइज ही नहीं किए होंगे, तो आइडल टाइम के अंदर आप डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं कर सकते हो। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। At the time, the company's engineer advised that the plant could be used at a reduced level for 3 years only. सही है। The plant was estimated to have a recoverable amount of 19.277 million
ऑन 30 जून 2015, जहां तुमने लफ्ज पढ़ा रिकवरेबल अमाउंट का, इसका मतलब है तुम्हें इम्पेयरमेंट लॉस भी बुक करना है, इम्पेयरमेंट के लिए चेकिंग करनी है। ये जो रिकवरेबल अमाउंट है, इम्पेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट को कंपेयर कर लेते हैं। 30 जून 2015 पर वी वुड बी नीडिंग अ कैरिंग अमाउंट, सही है ना। अगर तो कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है तो क्या करोगे, इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लोगे। अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कैरिंग अमाउंट से। इम्पेयरमेंट लॉस का कॉन्सेप्ट क्या है, जरा समझो, बहुत गौर से सुनना। इम्पेयरमेंट लॉस का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो भाई, स्टैंडर्ड बोलता है कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, बड़ा आसान सा मैं तुम लोगों को बता दूं। याद रखो, स्टैंडर्ड बोलता है कि तुम्हें जो चीज जितने मजे दे ना, उसको उतने पर रखो, उससे ज्यादा पे नहीं रखो। अगर ये लेट्स से मैं बोलता हूं ये मोबाइल मुझे ऐसा लगता है ये मजे देगा 1 लाख के, तो मैं इसको मैक्सिमम कितने पर रखूंगा। 1 मिनट यार, हाँ स्नेह, हाँ स्नेह, बाबू अमाउंट बड़ा है तो उससे मुझे थोड़ा सा टाइम मांगा है, मैं तुझे कल तक बताता हूँ, दे मुझे टाइम दे, सही। उसने यार मैं बात कर लूंगा, देख अगेन हम लोग कोशिश कर सकते हैं। मेरी सुबह भी बात हुई, क्योंकि वो अब ये अमाउंट इतना बड़ा है ना कि उनको खुद भी सारा देखना पड़ेगा, और फिर उनका रिस्क भी होता है कि यार नोट असली है या नकली है, तो समझ रहा है ना। कितनी कितनी अमाउंट की, कितने अमाउंट की। मैं एक बंदे का नंबर दे रहा हूँ, उससे जरा बात कर ले, मुझे आधा घंटा दे, सही है ना। मेरे रेफरेंस से बात करना है, उसको बोल देना हसन मारफानी ने जो है वो ये बोला है, आपका नंबर दिया है, सही है। तो बोला आप अगर मुझे फेवर कर सकते हो तो बता दो, सही। सही, ओके ओके ओके। 1 मिनट यार, बिलाल बाबू बात सुन, ये मैं एक स्टूडेंट को जो है ना वो तेरा नंबर दिया, लाडला स्टूडेंट है, असल में उसको 500-500 के नोट जो है ना वो चेंज करवाने हैं पुराने। अब वो 40 लाख के करीब बोल रहा है, वो तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, मेरी वो ब्रांच में बात हुई थी सुबह, तो एक काम कर, ये BFC ना नीचे ये कैश हाउस, वहाँ जरा किसी से बात कर, फैसल मंसूर से बात कर और पूछ कि इस पर पॉलिसी जो भी हम उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। मुझे बता, अभी मैं तेरा नंबर दे रहा हूँ, तो जो है उसको जरा तू देख ले, वो थोड़ा परेशान है, फिर वो कॉल पे कॉल करेगा, तो संभाल लिए उसको, ठीक है ना। सिर्फ 1 मिनट है यार बच्चों। फिलहाल जो भी सिचुएशन बनती है मुझे जरा बता, ठीक है, थैंक यू। और बाकी काम का क्या स्टेटस है, मुझे जरा मैसेज करके बता जो भी सिचुएशन बनती है। अच्छा यार, आओ। आ, देखो, इम्पेयरमेंट लॉस का कॉन्सेप्ट है क्या, स्टैंडर्ड बोलता है कि आपका एसेट आपको जितना बेनिफिट देना, आप अपने एसेट को उतनी वैल्यू पर रखोगे, उससे ज्यादा पे नहीं रखोगे, सही है। अगर लेट से मैं बोलता हूँ ये रोस्टर में मुझे ऐसा लगता है कि ये 50,000 का बेनिफिट देगा, तो ये 50,000 से ज्यादा पर नहीं रख सकते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, बेनिफिट देगा क्या, मैं इसको बोल सकता हूं कि कितनी अमाउंट रिकवर होगी। कैन आई से कि बेनिफिट का मतलब ये है कि कितनी अमाउंट उससे रिकवर होगी, बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं ना। रिकवरेबल अमाउंट मींस कि हाउ मच बेनिफिट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एसेट, ऐसा है या नहीं है, बोलो ना। अच्छा, मैं बोलता हूं ये जो रोस्टर में इसकी कैरिंग अमाउंट है 50,000, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इससे मजे लूंगा मैं 70,000 के। Am I supposed to do anything? Is there any impairment loss? No. अरे भाई, जितने पर रखा है उससे ज्यादा के मजे देके जाएगा। I don't need to do anything with this. No impairment loss. क्योंकि मैं ऑलरेडी कम पे रख के बैठा हूं। स्टैंड बोलता है कम पे रखो, मसला नहीं है, ज्यादा पे नहीं रखना। अच्छा, एक एसेट है उसकी कैरिंग अमाउंट ऐसे 50,000, मगर मुझे ऐसा लगता है मजे देगा 45,000, तो सर रिकवरेबल अमाउंट आपकी कम है मगर आप रख के ज्यादा पे बैठे हुए हो, तो कितने का इम्पेयरमेंट लॉस बुक करोगे। अरे बोलो ना, नहीं समझे तो क्यों वो एंथुसियाज्म या वो क्यों नहीं है जज्बा। तो मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे। तो इम्पेयरमेंट लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन रिकवरेबल अमाउंट एंड कैरिंग अमाउंट। ईशा, इम्पेयरमेंट लॉस कब बुक होगा।
नहीं, रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी? नहीं, रिकवरेबल अमाउंट का क्या करेंगे, कितने से बुक होगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक एक एसेट है तुम्हारी, उसकी कैरिंग अमाउंट है से 40,000, रिकवरेबल अमाउंट है 45,000, कितने का लॉस बुक करोगे? 45,000। मुझसे पूछ लो। हाँ, 5 का लॉस क्यों बुक करोगे? क्यों नहीं करोगे? हाँ सर, वो ऑलरेडी बेनिफिट ज्यादा देगा, आप कम पे रख के बैठे हो। इम्पेयरमेंट लॉस उस वक्त आता है जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो, रिकवरेबल अमाउंट कम है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, रिकवरेबल अमाउंट की अगर मैं बात करूं, किसी भी एसेट के मजे तुम कितने, वो अभी वो वैल्यू इन यूज और वो कचरा छोड़ दो, फिर हम देसी जबान में बात करते हैं। मुझे बताओ किसी भी चीज के मजे तुम कितने तरीकों से ले सकते हो? हाँ, इस्तेमाल करके, या इस्तेमाल करके को थोड़ा सा शशका वशका अंग्रेजी मिर्च मसाले डाल के वैल्यू इन यूज बोल सकता हूँ? इस्तेमाल करके मजे बोल सकता हूँ या नहीं? और बेचने को क्या मैं थोड़ा सा मिर्च मसाले डाल के फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बोल सकता हूँ? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये रोस्टम है, सारा तुम बताओ, बल्कि अरसला तुम बताओ, बल्कि इस्मा तुम बताओ, ये रोस्टम है, सही है? मुझे ऐसा लगता है तुम इस्तेमाल करके 40,000 के इसके मजे लोगे और बेच के 50,000 तुम्हें फायदा दे जाएगा। बताओ इस्तेमाल करोगी या बेचोगी? हाँ जबरदस्त। अंजला, एक एसेट है, तुझे ऐसा लगता है लेट से तेरे लिए ये पेन, अगर तू इसे इस्तेमाल करेगा तो तुझे ये 50,000 का पेन मजे देगा, मगर बेचेगा तो 40,000 के मजे देगा। पता इस्तेमाल करेगा बेचेगा? हाँ, और अगर इस्तेमाल करेगा तो बेनिफिट 50 का मिलेगा। हाँ, इसका मतलब कि वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू में से जो भी हायर होता है तुम हमेशा वो करते हो एज अ नॉर्मल पर्सन। तो यही चीज ह्यूमन इंस्टिंक्ट से बिल्कुल अलाइंड है। रिकवरेबल अमाउंट का फॉर्मूला इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू से। अब तुम्हें लॉजिक पता चली कि इम्पेयरमेंट लॉस के अंदर जो रिकवरेबल अमाउंट होती है, व्हाई इट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, बिकॉज इट इज अलाइंड विद द ह्यूमन इंस्टिंक्ट कि ह्यूमन जो है वो हमेशा जो भी हायर बेनिफिट होगा उसको ऑप्ट करेगा। रिकवरेबल अमाउंट का फॉर्मूला पता चल गया। अब पता चल गया इम्पेयरमेंट लॉस कब कैलकुलेट होगा, जब रिकवरेबल अमाउंट कायनात कम होगी कैरिंग अमाउंट से। आई होप आपको क्लियर है। तो सर ये चूंकि बात से बात निकली तो मैंने तुम्हें बता दिया, इंशाल्लाह बाद में हम इसको डिटेल में देखेंगे। रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है, इम्पेयरमेंट लॉस बुक करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी? 30 जून की कैरिंग अमाउंट। दिस शुड बी द थिंकिंग प्रोसेस व्हिच नीड्स टू बी गोइंग ऑन इन योर माइंड। सही है, आगे बढ़े। अच्छा सर, तो सर कोई मसला नहीं है, 30 जून 2015 की कैरिंग अमाउंट निकाल लेते हैं। अच्छा सर, ये जो 1.5 मिलियन का खर्चा किया है इसका क्या करेंगे? सर ये तो एक्सपेंस आउट करेंगे, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। सही है ना? दैट्स सो सिंपल। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए इधर एंट्रीज भी बना देता हूँ। हमें 2015 की एंट्रीज बोली है ना, दिस शुड बी आवर सॉल्यूशन। 2015 पहली एंट्री कब लगाऊंगा? 1 जनवरी को ना, 1 जनवरी 2015। एंट्री क्या पास करूं? रिपेयर एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। रुपीज इन मिलियन मिलियन खेल लें, क्या बोलते हो? या रुपीज इन 1000 खेलें? रुपीज इन मिलियन मिलियन खेल लें या नहीं? तुम लोग फंस जाओगे, रुपीज इन 1000 खेल लें। अभी काके हो ना तुम लोग। कितना आ रहा है? 1500। आगे बढ़े, बोलो ना। अच्छा सर, इसके बाद ये बोलता है अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज अंडर द प्लांट वाज इंपोर्टेड। ये जो प्लांट था ये हमने इंपोर्ट किया था फ्रेट ऑन बोर्ड की बेसिस पे, एफओबी बेसिस पे, ऑफ यूएसडी डॉलर 8 लाख डॉलर का हमने खरीदा था। द पेमेंट वाज मेड एट द टाइम ऑफ शिपमेंट ऑन 1 जुलाई 2005। पेमेंट कब की है? उस वक्त रेट कितना चल रहा था? 52 रुपए का। तो अगर पाकिस्तानी करेंसी में चाहिए तो 8 लाख को 52 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अरे बिल्कुल सिंपल सी चीज है ना। अगर तुम डॉलर में कोई चीज मंगाते हो $100 की, आज रेट चल रहा है 200 का, तो तुम्हें कितनी पड़ी? कितने की पड़ी? 20,000 की। तलाक। कुछ लोग होते हैं, आगे बढ़ते हैं। 40 रुपए 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 40 रुपए
अदर चार्जेस इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट अमाउंटेड टू ₹7 मिलियन। 7 मिलियन का क्या करूंगा, कैपिटलाइज करूंगा। हमें पता है पॉइंट ऑफ परचेज से लेके यूजेबल कंडीशन में लाने तक, हाँ, तो चूंकि इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो यूजेबल कंडीशन में लाने तक, तो जो भी 8,000 को मल्टीप्लाई बाई 52 करके कॉस्ट आती है उसमें 7 मिलियन को ऐड कर दूंगा। इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट वाज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2005। इंस्टॉलेशन कब कंप्लीट हो गई है, 2005। एंड कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस्ड ऑन अप्रैल 1 2006। तो जल्दी से बताओ डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट करूंगा, 1 अप्रैल या 1 जनवरी? 1 जनवरी से। हमें पता है यूजेबल कंडीशन में जब आता है, यूजेबल कंडीशन में कब आ गया था, 31 दिसंबर 2005, मतलब 1 जनवरी 2006। हमने पढ़ा था ना कि डेप्रिसिएशन शैल बी स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट व्हेन एसेट बिकम्स इन अ यूजेबल कंडीशन। एग्जांपल भी की थी अभी हमने 1 जनवरी वाली। यस यस ऑब्वियसली। तो और क्या करेगा फिर, हर बार तो नहीं चढ़ाएगा, इस्तेमाल करेगा ना ना। हाँ भाई क्लियर है। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो तुमने भंड मारा, अभी रिवाइज करवाया मगर अगेन एक दो बच्चों ने भंड मारा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसीलिए ये प्रैक्टिस सेशन हमने रखा है। अच्छा सर, बात करते हैं। द कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज चार्ज फ्रॉम द मंथ द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। अवेलेबल फॉर यूज खुद बोल रहा है, अवेलेबल फॉर यूज, नॉट एक्चुअल यूज। अप टू द मंथ प्रायर टू द डिस्पोजल। कौन सी पॉलिसी, प्रोपोर्शनेट पॉलिसी। सारा आगे। At the time of purchase, the estimated useful life of the plant was estimated at 15 years, whereas the salvage value was estimated at 2 million. Life जो थी वो 15 साल थी और salvage value कितनी है, 2 million. Based on the report of professional independent valuer, the plant was revalued on 1 जुलाई 2010. सर काफी लंबी हो रही है, 2015 पे खड़े हैं, खरीदा है 1 2005 में, रीवैल्यू कर रहे हैं 2010 में। हाँ तो कोई मसले वाली बात नहीं, 20 बाकी तो भी दे रहे। देखो अगेन मैं जो तुम लोगों को सवाल करवा रहा हूँ ना, कोशिश करो कि मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है ना उसको ऑप्ट करो, द वे आई एम थिंकिंग। उससे पता है क्या होगा, तुम्हें तरीका कार पता चलेगा। तो सर कमिंग टू द पॉइंट, 45 मिलियन का 1 जुलाई 2010 को जो है वो 45 मिलियन के ऊपर हमने रीवैल्यू किया। देयर वर हाउएवर नो चेंज इन एस्टिमेट यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट। शुक्र चेंज इन एस्टिमेट नहीं है, वरना और पसूड़ी फंसती। The factory remained closed from April 1st to 30th June 2012 due to law and order situation. इस कचरे का कुछ करूंगा? No, this is irrelevant information because we know that in idle time we shall keep charging the depreciation unless it is unity or hourly method. सही है? The salvage value has not changed since it was first estimated at the time of purchase. शुक्र salvage value में भी कोई change नहीं आया। अब सुनो सोचो, तुम्हें पहुंचना कहाँ है? 30 जून 2015 पे। अब तुम एसेट जहां से खरीदा है वहां से चलो, 1 जनवरी 2006 से चलो। तो सबसे पहले पहला स्टॉप कहां लगाना है, 1 जुलाई 2010 पे। अरे भाई 1 जुलाई 2010 पे पहला स्टॉप लगाओगे ना, क्यों? क्योंकि उस दिन रीवैल्यू हुआ है, फिर वहां से वापस आगे बढ़ोगे। तो अब एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 जनवरी 2006 से कहां तक निकालते हैं, 30 जून 2010 तक। क्यों? क्योंकि सर 1 जुलाई को रीवैल्यूएशन। आगे बढ़े, चलो आओ वही स्टेप बाय स्टेप। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई पसूड़ी, मुझसे बात करो। कोई सवाल ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज, कोई भी सवाल। सर अगर तुम लोग बोलो तो वर्किंग यहाँ कर लो, ये एंट्रीज बना लेते। जल्दी से बताओ, कॉस्ट ऑफ प्लांट। चुप रहो। हाँ भाऊ बोलो। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जाने मन बोले। आई लव यू टू। मुझे भी आपकी याद आ रही है मगर अभी काम में बिजी हूँ मैं। हाँ मैं आज शायद नहीं आऊँगा। मैं करता हूँ ना, तू रखना, एक इम्पोर्टेंट काम में फंसा हूँ, करता हूँ बात उससे। ठीक है भाई।
हाँ 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 सही। ओके 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 ओके, अल्लाह हाफिज। बताओ इनवॉइस प्राइस कितनी है? क्या? नहीं यार, 41,600। सॉरी, तूने भी यही बोला था। मैंने यही तो किया जानू। वो रुपीज इन थाउजेंड खेल रहे हैं ना। 8,000 इंटू 52 की है, 800 होगा। सही बोल रहा है ये बच्चा, सही है। सही है ना? बताओ टोटल कितना आ रहा है? 48,600। इसकी एंट्री पास करूंगा? नहीं, क्यों? क्योंकि सर ये तो 2006 में खरीदा था। जबरदस्त। अरे मेहनत करोगी हैं? नहीं करोगी ना बेटा। 2015 की एंट्री मांगी, डेढ़ इशारी क्यों करोगी तुम? नहीं करोगी ना। आगे बढ़ते हैं। ये वर्किंग क्लियर है? अब अल्लाह का शुक्र है सर, अपने को कॉस्ट पता चल गई। अब अपने क्या करेंगे, इसी को खींचते हुए कहां पर लेकर आएंगे? 30 जून 2010 पे। तो सर रुको, अच्छा अगर तुम्हारी इजाजत तो डायरेक्ट डायरेक्ट खेलूं थोड़ा। बुक वैल्यू एज ऑफ 30 जून 2010, कॉस्ट कितनी थी? 48,600। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जल्दी से बताओ हम डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट करेंगे? 1 जनवरी 2006 से। तो 30 जून 2010 तक 6, 7, 8, 9 और 10 के 6 महीने, 4.5 साल ना, या नहीं? एक्यूमुलेशन कैसे निकलेगा सर? जल्दी से बताओ, फॉर्मूला क्या है? 48,600 माइनस रेजिजुअल वैल्यू 2000 तकसीमन 15। जब 15 से तकसीम करूंगा तो कितने साल का आएगा? 1 मल्टीप्लाई बाई 4 पॉइंट, माशाल्लाह कितना आ रहा है? 13,980। माशाल्लाह। बीवी कितनी आ रही है? बीवी 30 जून 2010 कितना बच्चा? 34,620। मानते हो या नहीं मानते? कोई सवाल? अब क्या करेंगे कायनात? अब फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे। हाँ 45 मिलियन है, जबरदस्त। जल्दी से बताओ, हम हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पर खड़े हैं, नीचे खड़े हैं, ऊपर खड़े? पर खड़े, तो सारा का सारा क्या बुक होगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस ना मेरी जान। ऊपर जा रहे हैं ना, 45 पे जा रहे हैं ना। क्लियर है? आगे बढ़े, आओ। मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस को शॉर्ट फॉर्म में आरएस लिख रहा हूं। फेयर वैल्यू कितनी है? नहीं नहीं नहीं, 45,000 है ना बच्चा। बुक वैल्यू कितनी है? क्या आ गया जान? 10,380। ये क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन। अब बताओ, रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री पास करूं कायनात? करूंगा ना? फेयर वैल्यू की भी करूंगा। क्यों? हाँ माशाल्लाह सर, ये तो 2010 की चीज है, ये तो वर्किंग है। जबरदस्त जबरदस्त। चलो हाजिर हो। अब क्या करेंगे? अब इस स्टॉप से भागना है 2015 तक, मगर इसके अंदर एक जो ट्विस्ट है वो ये है कि अब सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, बल्कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन रिटेन अर्निंग में भी ट्रांसफर होगा। जल्दी से बताओ, इसके अंदर सिंगल वेरिएबल है या डबल वेरिएबल? सिंगल वेरिएबल है ना, कोई लाइफ का चेंज ही नहीं है। बल्कि तुम लोग छोड़ो, इतना मैं कंफ्यूज नहीं करता, हम सरप्लस को डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ करके निकाल लेते। अच्छा मुझे बताओ, इनिशियल लाइफ कितनी थी? 15। आज कितनी बची है? 10.5। 10.5 ना, 4.5 लिया था ना, 10.5। तो अब हम 10.5 से खेलेंगे। ठीक है ना? हमने पढ़ा था ना कि जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ करेंगे, अभी पढ़ा था। तो वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला होता है। आओ, अब हमें क्या करना है? रुको 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। कैरिंग अमाउंट एज ऑफ 30 जून 2015। डायरेक्ट डायरेक्ट खेल लूं? व्हाट डू यू से? डायरेक्ट डायरेक्ट खेल लूं? हाँ सारा, अब जल्दी से बताओ।
बुक वैल्यू, let's make the things more easier for you. कैरिंग अमाउंट की वर्किंग देख लेना। सर मुझे बताओ कैरिंग अमाउंट आपकी जो है कितनी हो गई थी? 45,000, ऐसा ही है। अब 45,000 में से मुझे बताओ 30 जून 2010 से तुम्हें कहाँ जाना है? 30 जून 2015 तक। 11, 12, 13, 14, 15, कितने सालों के और मजे लिए? 5। आओ 45,000 माइनस डिवाइडेड बाई 10.5 इंटू जबरदस्त 20। मानते हो या नहीं मानते? जाने देना। तुम समझे ना मैंने क्या किया? मैंने 45,000 में से जो 5 साल के मजे लिए थे वो माइनस कर दिया। नहीं समझे? अरे बेटा 45,000 पे खड़ा हूं आज, 5 साल के मजे माइनस कर दिए। क्लियर है ना? अच्छा सॉरी बोलो तो सारा। मेरी बच्ची अगर तुम्हें ये वर्किंग डायरेक्ट समझ में नहीं है, इसको खोल के दिखा दूं। आ गई ईशा? ये क्लियर है? बता दो क्या क्लियर है, बताओ समझाओ। देखो हाथ में कैलकुलेटर लो, शाबाश। बताओ कैरिंग अमाउंट 30 जून पे कितनी थी? 2010 पे। हाँ हाँ मेरी बच्ची बता ना। ढूंढो नहीं, लिखा हुआ है, बताओ। बता दो बता दो। खुदाया कितनी है? 45,000 लिखा हुआ है ना फेयर वैल्यू। अब तुमने रीवैल्यू कर दिया ना। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई सवाल समझ आ रहा है या नहीं आ रहा तुम लोगों को? हाँ बेटा बताओ ना, आ जाओ यार। बल्कि यार तुम बाद में समझ लेना, सही है। कैरिंग अमाउंट एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस तुम लोगों को समझ आ गया था ना यार? असला बताओ क्या लिखवाया था मैंने, मेरा दिमाग ही है। एक मिनट। कैरिंग अमाउंट कब की है? 45,000। आगे बता। कितना आ रहा है? 245, 24 कर देना। सही, ये कर दो। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा इसी तरीके से रिवैल्यूएशन सरप्लस भी निकाल लेते हैं। रिवैल्यूएशन सरप्लस 30 जून 2015। जल्दी से बताओ रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना था? 10,380 माइनस 10,380 डिवाइडेड बाई 10.5। कितने सालों के मजे ले लिए? 5। बताओ कितना आ रहा है? बोलो ना। 5437। यानी सर आज अगर कोई मुझसे पूछता है कि हसन मारफानी तुम्हारी बुक्स में सरप्लस कितना पड़ा हुआ है, तो मैं बोलूंगा 5437 का पड़ा हुआ है। सही है ना? बाकी कहाँ चला गया? नहीं ना, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो गया। क्लियर है? बोलो ना। अच्छा इंपेयरमेंट लॉस आइए स्टैटिस्टिक्स अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो तो तुम्हें तुम्हें ये चीज पता होगी कि सर अगर तो कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस आपका पड़ा हुआ है ना तो इंपेयरमेंट लॉस पहले उससे एडजस्ट होता है। पढ़ा या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो अब पता चल गया, कोई हर्ज वाली बात नहीं। आगे बढ़े।
अब सर मुझे बताओ 2015 की एंट्रीज पास करते हैं। रिपेयर एक्सपेंस जल्दी से बताओ, और क्या चार्ज होगा? डेप्रिसिएशन। 30 जून 2015 को डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सर कितने से? 45,000 डिवाइडेड बाई कितना? -2,000 डिवाइडेड बाई 10.5, एक साल का ना। तो सर वहां आपने 5 लिए थे। अरे मेरी जान, वो एज ऑफ निकाल रहा था, अभी तो सिर्फ 2015 का निकाल रहा हूं। बताओ कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी जल्दी। 4095। मानते हो या नहीं मानते? अब क्या करूंगा, एक और एंट्री पास करनी है। ट्रांसफर सरप्लस से रिटेन अर्निंग। अरे सर नीचे तो निकाला है मेरी जान, वो 5 सालों का निकाला, मुझे सिर्फ 2015 का चाहिए। 30 जून 2015। हाँ जानेमन बता, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट कैसे निकाला तूने? हाँ तकसीमन जरबन। नहीं सर ये एक साल का ही आएगा। कितना आ रहा है बताओ? 989 कर दे। 989 मानते हो या नहीं मानते? अब बताओ क्या करूंगा? इम्पेयरमेंट लॉस टेस्टिंग। इम्पेयरमेंट लॉस टेस्टिंग। आओ एक और चीज ये इधर ही कर देता हूं, जल्दी से बताओ। कैरिंग अमाउंट क्या है? अभी निकाली हुई है 24,524। जल्दी से बताओ रिकवरेबल अमाउंट क्या है? एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ मेरी जान रुक जाओ, मैं जज्बाती नहीं होता, सुकून से अलग से वर्किंग करवा लेता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। जल्दी से बताओ रिकवरेबल अमाउंट। सर ऊपर लिखी हुई है रिकवरेबल अमाउंट सवाल में, कितनी है मेरी जान? 19277। 19277। कैरिंग अमाउंट कितनी है? 24,524। बताओ इम्पेयरमेंट लॉस बुक होगा या नहीं होगा? यस सर होगा, क्योंकि कैरिंग अमाउंट कम है, रिकवरेबल कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है। कितने से? 52। जल्दी से बताओ ये सारा का सारा कहां से एडजस्ट होगा? सरप्लस से। क्यों? क्योंकि सर सरप्लस जो है 5437 का है और इम्पेयरमेंट लॉस 5247 का है, तो आप सरप्लस को इतने से रिवर्स कर दोगे। अच्छा सर व्हाट इफ ये 5247 की जगह 5500 होता? तो सर 5437 तक सरप्लस रिवर्स होता और फिर इम्पेयरमेंट लॉस बुक होता। सही है? तो सर एंट्री क्या पास होगी? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 5427 और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट तुम चाहो तो डायरेक्ट पीपी को भी क्रेडिट कर सकते हो, इट्स अप टू यू, जो भी तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया। एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? 52 आई एम सॉरी नुमान जानेमन क्लियर है? सर मुझे ईमानदारी से बताओ क्या ये सवाल मुश्किल था? इट जस्ट नीडेड योर प्रैक्टिस। सही है ना? तस्वीर लो, ऑनलाइन वाले बच्चों तस्वीर लेके ग्रुप पे डालो, जल्दी से सलंग तस्वीर लेके ग्रुप पे डालो। ऑनलाइन वाले बच्चों एक एक बच्चे बताओ मुझे, तुम लोगों में से किसी को कोई मसला तो नहीं है? ज़हीम, उमर, आयशा, कायनात, अबू बकर, कोई सवाल, कोई कीड़े, मुझसे बात करो प्लीज। तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो। सॉरी, हाँ हाँ करो ना। Accumulated impairment, just like accumulated depreciation. कर सकती हो अगर डायरेक्ट अप्रोच है, प्लान को भी कर सकती हो। यार इस बच्ची ने बोला सर एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस की जगह आप प्लान को कर सकते हो। जी बिल्कुल कर सकते हो। इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो। जूम आउट क्यों? नीचे वाली भी लेनी है?
यार वो नहीं आ पाएगा मेरी जान, ले लो ये अलग से डाल दो। शुक्रिया उमर। कैसा था ये सवाल? देखो अगेन मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, चलो देर आयत दुरुस्त आयत, क्योंकि आज मुझे तुम लोगों का एटीट्यूड देख के लगा ना कि तुम लोग अभी फिलहाल जो है ना तुम इस मूड में हो कि सर करवाएं और हम देखें, सही है ना। अगेन जब तक करोगे नहीं मजा नहीं आएगा, देख देख के तो जिंदगी नहीं चलानी ना, सही है ना। तो देख, आलू तो नहीं खाने ना जिंदगी, आलू खाते रहो देखते रहो, सही है ना। तो मेहरबानी करके हरकत में बरकत है, सही है, मेहनत में बरकत है। खुदारा ये आज सवाल मैंने करवाया, ऑल दो तुम्हारे जो चेहरे थे जो है क्या कहते हैं दैट वर डिसअपॉइंटिंग, मगर अगेन जो है वो क्या कहते हैं आई एम एक्सट्रीमली और आई वुड से आई एम स्ट्रांगली लुकिंग फॉरवर्ड कि तुम लोग जो है नेक्स्ट टाइम जब हम सेशन रखेंगे तो खिले हुए चेहरे होंगे और सॉल्व भी कर रहे होंगे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर नहीं डाल रहे होंगे, सही है ना, मेहरबानी करके। कायनात, तो सर कैसा रहा आज का सेशन? ऑल दो हमारा थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ क्योंकि मेरा लंच का थोड़ा सा मैंने खाना वाना नहीं खाया था, बीच में रिवीजन हुआ, मगर एक सवाल जब मैंने करवा दिया है ना तो मेरे ख्याल से तुम लोग अभी घर पे जाके करोगे तो तुम्हें एटलीस्ट एक डायरेक्शन मिल जाएगी, प्रोवाइडेड कि तुम करो। हाँ नहीं, अभी 4:30 बजे दूसरा, आ जाओ बस, फिर मैं इसको ऑफ करूं। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई कीड़े, कोई सवाल? सर ये 5 ईयर का रिवर्स क्यों किया, सीए और रिवैल्यूएशन सरप्लस? मेरी बच्ची मैंने इसलिए रिवर्स किया है क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर तो रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो आप उसे सबसे पहले, इम्पेयरमेंट लॉस अगर है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस से आप एडजस्ट करोगे, सही है ना, इसलिए मैंने किया है। चलो सर मेरे ख्याल से हम लोग जो है वो दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा मैं तुम लोगों को दूसरा लिंक भेज रहा हूँ और तुम लोग वहां ज्वाइन कर लेना, सही है, वहां ज्वाइन कर लेना तुम लोग। ऑनलाइन वाले बच्चों में इसको ऑफ कर रहा हूँ, दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, वहां ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।